हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आज की इस कहानी का नाम है किसान का बुद्धिमान बेटा। यह एक हिंदी मोरल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी या हिंदी कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक गांव में सरजू नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, विक्रम, विजय और भोला। विक्रम और विजय काफ़ी समझदार थे। वहीं भोला को सब भोदू बुलाते थे क्योंकि वो बहुत सीधा और मूर्ख भी था। सरजू, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता। भोदू, बहुत सीधा है, मुझे समझ नहीं आता वो क्या करेगा। साथ ही गांव के जमींदार की नज़र हमारी ज़मीन पर है, पता नहीं कैसे सब कुछ सही होगा। विक्रम, दादाजी की ज़मीन पर पता नहीं कैसे उस जमींदार ने अपना नाम लिखवा लिया है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। और इस भोला का क्या ही करूं पिताजी, इसको तो कुछ भी नहीं आता, अगर कोई काम दो तो सब उल्टा ही करता है। विजय, पता नहीं भोला इतना मूर्ख कैसे हो गया, जबकि हम दोनों भाई इतने समझदार हैं। भोला, मैं कहाँ से मूर्ख दिखता हूँ तुम लोगों को। विजय, कल तुमने हरिया चाचा को क्यों मारा इतना। भोला, ये हरिया चाचा ने बोला मुझे चप्पल दे, मैंने उसकी बात मानी और उन्हें चप्पल दी। विजय, वो चप्पल पहनने के लिए मांग रहे थे, तुमने उन्हें चप्पल से मार ही दिया। मूर्ख, इसे तो ये तक ही नहीं पता होता कि किसी इंसान से कौन सा काम करवाना है। मैंने इससे कहा जा खेतों से अनाज काट कर ले आ। मैंने जाकर देखा ये बैठकर एक एक दाने को चाकू से काट रहा था। भोला, हाँ तो क्या, तुमने ही तो कहा था अनाज काट कर लाओ, वही तो मैं कर रहा था। सरजू, भोदू तुझे समझ नहीं आता क्या, अनाज काटना यानी कि फसल काट कर लेकर आना था तुम्हें। भोला, पिताजी मैं तो यही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है, अब ये लोग ही मुझे गलत चीज़ बताएं तो मैं क्या करूँ। भोला के पिताजी को हमेशा भोला की चिंता लगी रहती थी। सरजू, हे भगवान, पता नहीं भोला का क्या होगा, आप ही मेरे भोले की रक्षा कीजिए। किसान बूढ़ा हो गया था, इसीलिए उसका निधन हो गया। अब भोला का कोई भी सहारा नहीं था। दोनों भाई भी भोला का मजाक उड़ाते रहते थे। विजय, ओ भोदू इधर आ, मेरे लिए पानी लेकर आ। भोला, ठीक है भैया, ले आता हूँ। भोला बड़ी सी बाल्टी में पानी भर कर ले आता है। विजय, अरे मूर्ख, बाल्टी में पानी भर कर क्यों लाया, मैंने तो पीने के लिए पानी मांगा था, गिलास में ला कर दे, एक बार में कोई काम सही से नहीं करता तू। विक्रम, तुम इसे बोलती ही क्यों हो, कोई काम किसी काम का नहीं है, बस मुफ्त की रोटी तोड़ता है और खाली नुकसान करता है। विक्रम, चल जा यहाँ से। भोला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब तो हर रोज़ भोदू के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। गांव के लोग भी भोदू को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते थे। बूढ़ा, भोला बेटा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, ज़रा मेरे खेत जोत देगा तू। भोला काका, खेत जोत दूंगा तो आपका कमर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा, उसके लिए तो कमर दबानी पड़ेगी ना। बूढ़ा, अरे भोदू, कमर में दर्द है, मैं खेत जोत नहीं सकूंगा, इसीलिए तुझसे बोल रहा हूँ, तू भी ना। भोला, तो ऐसा बोलना काका, खुद गलत बोलते हैं सब और फिर मुझे मूर्ख ठहराते हैं, बताइए। बूढ़ा, हाँ बचवा, हाँ हम ही मूर्ख हैं, जा खेत जोत, मेरी कमर की चिंता तू ना कर। भोदू मूर्ख जरूर था पर वह बहुत मेहनती था। वो सबकी मदद भी किया करता था, हालांकि लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन भोदू गांव के रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक उसका पैर रास्ते पर बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। सोया हुआ कुत्ता घुर्राते हुए भोदू को देखता है और भौंकने लगता है। भोला, अरे बाप रे बाप, क्यों भौंक रहा है भाई, गलती हो गई, माफ़ कर दे। कुत्ता उसे दौड़ाने भी लगता है। भोला, माई रे माई, कहाँ फंस गया, बचाओ, कोई तो बचाओ रे। दौड़ते दौड़ते भोदू जंगल में आ जाता है। वहाँ जंगल के अंदर जाते जा रहा था, उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। भोदू अपने घर का रास्ता भी भटक गया था। उसी जंगल की एक और लड़की दिखाई देती है जो सूखी लकड़ियों को जमा कर रही थी। भोला, ये कौन सी जगह है। रमा, ये तो जंगल है, आप यहाँ कैसे आ गए, यहाँ तो कोई आदमी नहीं आता जाता। भोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। उसके बाद भोदू ने सारी बात उस लड़की को बता दी। भोदू की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि भोला बहुत ही भोला है, जो अपने घर का रास्ता भूल गया है।
रमा, मेरा नाम रमा है। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा चलाती हूँ, जो मिलेगा मिल बांट कर खा लेंगे, ठीक है। भोदू खुश होकर उस रमा के साथ चला जाता है। लकड़ी बेचकर जो मिलता है वो लड़की खुशी खुशी मिल बांट कर खा लेती है, लेकिन भोदू का भोलापन अभी भी जारी था। वह अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता था। वहीं दूसरी ओर विक्रम, पता नहीं ये भोदू कहाँ चला गया, मोर कहीं का। विजय, एक तो खुद जमींदार ने हमारी ज़मीन ले रखी है, ये परेशानी क्या कम थी जो भोदू अचानक गायब हो गया। मैं तो तंग आ गया हूँ। विक्रम, चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। इधर कुछ दिन बाद भोदू जंगल में लकड़ी का गट्ठर उठा रहा था। लकड़ी का गट्ठर बहुत बड़ा और भारी था, इसे भोदू ठीक तरह से उठा नहीं पा रहा था। भोला, अरे बाप रे बाप, ये लकड़ी का गट्ठर तो बहुत भारी है, उठ नहीं रहा। पता नहीं कैसे रमा इसे उठाती है। वहीं पास ही भोदू को एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए, जो ध्यान लगाए बैठे थे। भोला, भोदू बिना कुछ सोचे समझे उन साधु बाबा से कहता है। भोला, ए भाई, ये गठरी बहुत भारी है, थोड़ी मेरी मदद कर दो ना उठाने में, आप तो ऐसे भी सो ही रहे हो। साधु ध्यान में मग्न था और साधु ने कुछ नहीं सुना। भोला, अरे अजीब इंसान है, नींद में इतना मग्न है कि किसी को कोई मदद को राजी ही नहीं है। भोला, उठ जा भाई, उठ जा, मेरी मदद कर दे भाई। साधु, कौन मूर्ख है जिसने मेरी सालों की तपस्या भंग की। मैं ध्यान कर रहा था मूर्ख, तूने मेरी ध्यान तोड़ दिया। तू खुद को समझता क्या है, बहुत बुद्धिमान है तू, इतना घमंड है तुझे अपनी बुद्धि पर, मूर्ख इंसान। भोला, लो अब आप भी मुझे मूर्ख बोल रहे हैं। आपको नहीं पता मैं कितना समझदार हूँ, सब बस मुझे मूर्ख बोलते रहते हैं। साधु, तू बहुत समझदार है ना, तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू अभी जैसा है उससे ठीक उल्टा हो जाएगा। तू खुद को जितना समझदार समझता है ठीक उसका उल्टा बन जाएगा। भोला, अरे महाराज, श्राप भी दे दिया, मेरा गट्ठर तो उठवा देते। अजीब बाबा है यार। इसके बाद साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अचानक भोला ने अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। भोदू घर आता है, वहाँ रमा बैठकर लकड़ियों की कीमत का हिसाब लगा रही थी। रमा, आ गए आप, सारी लकड़ियाँ लेकर आए हैं ना। फिर रमा लकड़ी के पैसे जोड़ने में लग जाती है। रमा, 100 होने चाहिए। भोला, रमा तू गलत हिसाब लगा रही हो, झोपड़ी के पीछे जो लकड़ियों का बंडल रखा है तुमने उसे बेचा ही नहीं, और कल तुमने 2 गट्ठर को आधे दामों पर बेचा था, क्योंकि वो गीले थे, इसीलिए तुम्हारे पास अभी 50 ही हैं। रमा, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रमा चौंक जाती है। रमा, आपको तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया, अचानक से आप इतने समझदार कैसे हो गए। भोदू ने रमा को साधु महाराज वाली सारी बात बता दी। असल में साधु का श्राप भोदू के लिए वरदान बन गया, वो अब समझदार हो गया था। रमा सब सुनकर बहुत खुश हुई। रमा, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। भोला, अरे इसका बुरा मानने वाली कौन सी बात है, ना कहो ना। रमा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और हमारा एक दूसरे से जान पहचान भी अच्छा हो गया है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। भोला, क्या सच में मैं तुमसे अच्छा लगता हूँ, मुझे मंजूर है। इसके बाद रमा और भोंदू दोनों पास के मंदिर में जाकर शादी रचा लेते। एक दिन, भोला, अब मुझे अपने गाँव जाना है। रमा, रमा, ठीक है, आप चले जाइए। भोला, जाऊँगा पर अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, चलोगी ना। रमा, आप मेरे सब कुछ, आप ही तो हैं, मैं आपके बिना भला कैसे रह सकती हूँ। भोदू रमा को लेकर अपने गांव पहुँचता है और अपने घर जाता है। वहाँ वह देखता है कि उसके दोनों भाई चिंता में बैठे थे। भोला, विक्रम भैया, मैं आ गया, प्रणाम। विक्रम, अरे भोदू तू कहाँ चला गया रे, हमने तुझे बहुत ढूंढा, कहाँ था तू, और ये कौन है तुम्हारे साथ। भोला, भैया मैं गलती से जंगल चला गया था, वहाँ रमा ने मुझे सहारा दिया। विक्रम, अच्छा हुआ तू आ गया, पर क्या फ़ायदा, हम तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। भोला, मुसीबत, कैसी मुसीबत भैया। पिताजी की पूरी ज़मीन जमींदार ने अपने नाम करवा ली है, अब हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है जहाँ खेती करके हम अपना गुजारा कर सकें। भोला, पिताजी की ज़मीन जमींदार ने हथिया ली है, आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं वो ज़मीन छुड़वा लूँगा। विक्रम, तू छुड़वाएगा ज़मीन, तेरे जैसा मूर्ख ऐसी बातें कर रहा है, सुनकर हंसी आ रही है। भोला, आप मेरी बात तो मानो भैया, मैं ज़मीन ज़रूर छुड़वा लूँगा, मेरे पास एक योजना है। भोदू अपनी योजना बताता है। भोदू की बात सुनकर दोनों भाई दंग रह गए और सोचने लगे कि भोदू इतना समझदार कैसे हो गया। उन लोगों को रमा ने साधु के श्राप के बारे में बता दिया, जो श्राप भोला के लिए वरदान बन चुका था। विक्रम, भोदू जैसी योजना तुमने बनाई है, हम वैसा ही काम करेंगे मेरे भाई, तू ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। भोला, भाई आप फिक्र ना करो, अब देखो जमींदार को सबक कैसे मिलता है।
अगले ही दिन गांव में यह खबर फैलती है कि भोला के पिता के खेत में एक चुड़ैल रात को घूमती है। आसपास के लोग में डर का माहौल छा गया। ये खबर जमींदार का पास भी पहुंची। जमींदार, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आदमी, हाँ मालिक, आजकल सरजू की ज़मीन पर हर रात एक चुड़ैल घूमती नजर आती है और जैसे ही सामने जाओ वो गायब हो जाती है। गांव के 2-4 लोग तो बीमार हो गए हैं चुड़ैल को देखकर। जमींदार, क्या बेकार की बातें करते हो तुम लोग, आज मैं जाकर देखता हूँ। उसी रात जमींदार अपने 4 आदमी के साथ चुड़ैल देखने के लिए सरजू के खेत में जाता है। जमींदार, ये गाँव वाले सब सठिया गए हैं ससुरे, न जाने कौन सी चुड़ैल दिखाई देती है इन्हें, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तभी जमींदार के पीछे सफ़ेद कपड़ों में लिपटी, बाल खुले हुए कोई आता दिखाई दिया। जमींदार, जय हनुमान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई यहाँ पर? हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आदमी, मालिक, चुड़ैल तो गायब हो गई। तभी अचानक चुड़ैल फिर वहाँ आ जाती है और बोलती है। चुड़ैल, ये ज़मीन किसकी है? मुझे बहुत पसंद है, अब मैं यहीं रहूँगी हमेशा। इस ज़मीन पर जिसने अपना हक जताया वो मारा जाएगा। हाँ, तुम्हें मरना है। और चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। जमींदार, हे भगवान, आज बचा लो मुझे, कोई ज़मीन नहीं चाहिए, कभी मुड़कर इस ज़मीन की तरफ भी नहीं देखूंगा। राम राम राम। सबके सब लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। दूसरे ही दिन जमींदार ने वह ज़मीन विक्रम और विजय को वापस लौटा दी। जमींदार, अरे विक्रम बेटा, मुझसे गलती हो गई, ये ज़मीन तो सरजू की थी और उसी की रहेगी। हाँ, ये रहे तुम्हारी ज़मीन के कागजात। विक्रम, हाँ लाओ। और दूसरी बात, अगर गलती से भी हमारी ज़मीन पर नज़र डाली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। विजय, वाह भोदू, क्या दिमाग हो गया रे तेरा, तेरे प्लान ने तो सच में हमारी ज़मीन वापस लौटा दी। और हाँ, रमा भाभी भी कमाल की कलाकार है, चुड़ैल बनकर क्या खूब डरा जमींदार को। बोला, धन्यवाद रमा, हमारी इतनी मदद करने के लिए। रमा, धन्यवाद किस लिए जी, अब मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ ना, अब तो हम लोग मिलकर रहेंगे। भोला को पता था कि डर से किसी भी चीज़ को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस तरह भोला की होशियारी और रमा के साथ से उनकी ज़मीन वापस मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।